जापान ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 400 टॉमहॉक मिसाइलें खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें कि टॉमहॉक लैंड अटैक मिसाइल एक अमेरिकी विकसित हथियार है जिसे क्रूज मिसाइल के नाम से वर्गीकृत किया गया है। इसे किसी भी जहाज या पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल के विभिन्न संस्करणों की मारक क्षमता 1250 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर के बीच है। इसके अलावा इसे कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके चलते रडार पर इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के अवसर पर भारत ने एक नए गठबंधन अलायंस ऑफ ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्विटी की घोषणा की है। यह गठबंधन महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्यम में दुनिया भर में सर्वोत्तम प्रथाओं, ज्ञान साझाकरण और निवेश के अवसरों को एक साथ लाएगा। इस पहल में विश्व आर्थिक मंच एक नेटवर्क पार्टनर के रूप में और इन्वेस्ट इंडिया एक संस्थागत भागीदार के रूप में शामिल हुआ है। आपको बता दें कि विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक दावोस में आयोजित की गई है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है जिसका शीर्षक वन्य जीवन संरक्षण लाइसेंसिंग विचार के लिए अतिरिक्त मामले नियम 2024 था। दरअसल इस अधिसूचना के द्वारा कुछ प्रजातियों के व्यापार के लिए लाइसेंस प्रदान किए गए हैं जो पहले प्रतिबंधित थे। यह वन्य जीव व्यापार नियमों में 1983 के बाद में किया गया पहला संशोधन है। इस अधिसूचना के तहत सरकार ने उन व्यक्तियों या संस्थाओं को लाइसेंस देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं जो सांप के जहर, जानवरों के हार्ड मांस के व्यापार से जुड़े हैं या इन जानवरों को पालने या अन्य वजहों के लिए कैद में रखते हैं। हालांकि अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट किसी भी जंगली जानवर के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है। भारत की मादिका भाषा अब विलुप्त की कगार पर है। वर्तमान में इसे बोलने वाले केवल 2 लोग ही जीवित हैं जो चकलिया समुदाय से संबंधित हैं। यह बिना लिपि वाली एक भाषा है जो तेलुगु, तुलु, कन्नड़ और मलयालम का मिश्रण है। यदि चकलिया समुदाय की इस बात करें तो प्रारंभ में इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई थी और बाद में इन्हें केरल में अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल किया गया। यह समुदाय लंबे समय से अमानवीय व्यवहार का सामना कर रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण की मेजबानी तमिलनाडु द्वारा की जा रही है। यह पहली बार है जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स दक्षिण भारत में आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष कुल 26 गेम्स खेले जाएंगे जिसमें 5500 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस संस्करण का शुभंकर वीरमंगई वेल्लू नचियार और लोगो कवि तिरुवल्लुवर की आकृति को बनाया गया है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती मनाई जा रही है। पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत 2021 से की गई है। यह दिन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस उत्कृष्ट योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर दिल्ली के लाल किले पर ऐतिहासिक प्रतिबिंबों और जीवंत सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के संयोजन वाला एक बहुआयामी उत्सव भी आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन शीत युद्ध के बाद अपना सबसे बड़ा अभ्यास शुरू करने जा रहा है। इस युद्ध अभ्यास में करीब 90,000 सैनिक शामिल होंगे। स्टेट फास्ट डिफेंडर 2024 नाम का यह अभ्यास मई तक चलेगा तथा यह अभ्यास जर्मनी, पोलैंड और बाल्टिक देशों के क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। इस नए अभ्यास में नाटो के सभी 31 देशों के सैनिक शामिल होंगे और इसके अलावा स्वीडन के सैनिकों को भी शामिल होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि स्वीडन को नाटो में पूर्ण देश की अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। हाल ही में कोचीन पोर्ट ज्वाइंट ट्रेड यूनियन फोरम ने भारत के प्रधानमंत्री से विलिंगडन द्वीप पर गतिविधियों को पुनर्जीवित करने में मदद करने का आग्रह किया है। यह द्वीप केरल में अवस्थित वेम्बनाद झील का ही एक हिस्सा है। यह एक मानव निर्मित द्वीप है जो वेंडुरुथी ब्रिज द्वारा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। इसका नाम लॉर्ड विलिंगडन के नाम पर रखा गया है जो भारत में ब्रिटिश वायसराय थे। यह द्वीप प्रसंस्करण केंद्रों, रसद, विनिर्माण, भंडारण, पैकेजिंग, निर्यात आयात व्यापार और सेवाओं के लिए एक संपन्न व्यापार क्षेत्र बन सकता है। हाल ही में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी BPRD ने यूजर्स को मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के जरिए होने वाली विभिन्न घोटालों और डेटा उल्लंघन कृत्यों के बारे में चेतावनी दी है।
आपको बता दें कि BPRD की स्थापना 1970 में गृह मंत्रालय के तहत पुलिस अनुसंधान और सलाहकार परिषद के स्थान पर की गई थी। इसकी स्थापना देश में पुलिस की जरूरतों और समस्याओं की पहचान करने, अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करने तथा पुलिस के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने के उद्देश्य से की गई थी। प्रारंभ में इसे अनुसंधान, प्रकाशन एवं सांख्यिकी प्रभाग तथा विकास प्रभाग के साथ शुरू किया गया था। 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 24 जनवरी को नई दिल्ली से हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान की शुरुआत करेंगे। यह अभियान कानून और न्याय मंत्रालय के तत्वावधान में साल भर चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना और राष्ट्र को बांधने वाले साझा मूल्यों का जश्न मनाना है। इसके साथ ही उद्घाटन समारोह के दौरान कानूनी जानकारी, कानूनी सलाह और कानूनी सहायता के लिए एक एकीकृत कानूनी प्रणाली प्रदान करने के लिए न्याय सेतु भी लॉन्च किया जाएगा। एक्सरसाइज खंजर के 11वें संस्करण की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के बलकोह से हुई है। यह भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है, जिसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। ये दोनों देशों में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद विरोधी और विशेष बल संचालन में अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना है। इसके अलावा यह अभ्यास साझा सुरक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने, द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने और अत्यधिक स्वदेशी रक्षा उपकरणों की क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर भी प्रदान करता है। हाल ही में भारत और मिस्र के बीच आयोजित होने वाले एक्सरसाइज साइक्लोन में भाग लेने के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी मिस्र पहुंची है। यह इस अभ्यास का दूसरा संस्करण है और 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का पहला संस्करण 2023 में भारत में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में ऑपरेशन में महारत हासिल करना और दोनों पक्षों की संचालन प्रक्रियाओं से परिचित होना है। इसके अलावा यह साझा सुरक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने और दोनों मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय समझौतों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी यानी NFSU के 5वें अंतर्राष्ट्रीय एवं 44वें अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसी दौरान गृह मंत्री ने डिजिटल फॉरेंसिक केंद्र का भी उद्घाटन किया। यह केंद्र उन अपराधों को संबोधित करने में मदद करेगा जो प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग से संचालित होते हैं तथा यह सुरक्षा कर्मियों को साइबर अपराध के खिलाफ एक डिजिटल हथियार प्रदान करेगा। भारत ने जाम्बिया में तांबा खनन के अवसरों की पहचान करने के लिए उद्योग प्रतिनिधि मंडल भेजने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि जाम्बिया के पास विश्व के तांबे के भंडार का लगभग 6% है और 2022 में तांबे के उत्पादन की दृष्टि से 8वें स्थान पर था। जाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसका यह नाम ज़ाम्बेज़ी नदी के नाम पर पड़ा है। यह एक लैंडलॉक देश है जिसकी सीमा 8 देशों से लगती है, जिसमें शामिल हैं अंगोला, बोत्सवाना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मलावी, मोजाम्बिक, नामीबिया, तंजानिया और जिम्बाब्वे। 24 जनवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम लर्निंग फॉर सस्टेनेबल पीस यानी स्थायी शांति के लिए सीखना रखी गई है। यह दिन शांति और विकास में शिक्षा की भूमिका के महत्व को बताता है और इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मूल्य और प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आपको बता दें कि इसे मनाए जाने की घोषणा 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी तथा 24 जनवरी 2019 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पिछले कुछ समय से चर्चा में है। यह एक संचार प्रक्रिया है जो 2 उपकरणों के बीच साझा किए जा रहे डेटा को एन्क्रिप्ट करती है, या यूं कहें तो यह डेटा को अनधिकृत पहुंच या छेड़छाड़ से बचाने का एक तरीका है। यह डेटा को एक गुप्त कोड में परिवर्तित करने का काम करता है जिसे केवल इच्छित प्राप्तकर्ता ही समझता है। यह विभिन्न मामलों के लिए उपयोगी है, जैसे ऑनलाइन संचार सुरक्षित करना, संवेदनशील जानकारी संग्रहित करना और डिजिटल पहचान सत्यापित करना। 25 जनवरी को हम हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे मनाने के पीछे उद्देश्य नागरिकों के बीच चुनावी जागरूकता पैदा करना और उन्हें चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस साल 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम रखी गई। आपको बता दें कि इसे मनाए जाने की शुरुआत 2011 में की गई थी। इसी के साथ 25 जनवरी 2024 को भारत के निर्वाचन आयोग ने अपनी स्थापना के 75 वर्ष भी पूरे किए। ओडिशा सरकार विश्व में अपनी तरह की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने जा रही है।
इस सफारी की स्थापना सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास की जा रही है। सिमलीपाल एकमात्र स्थान है जहां जंगली मेलेनिस्टिक टाइगर पाए जाते हैं। इन्हें काले बाघ के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इनकी धारियां सामान्य बाघ की तुलना में अधिक गहरी होती हैं। आपको बता दें, मेलेनिन नामक वर्णक या आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण जिन जीव जंतुओं की त्वचा या बाल बहुत गहरे काले रंग के हो जाते हैं उन्हें मेलेनिस्टिक जीव कहा जाता है। मणिपुर एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार इसके पीछे कारण अरमबाई तेंगगोल संगठन है। दरअसल हाल ही में सांसद, विधायक और अरमबाई तेंगगोल के सदस्यों के बीच एक बैठक हुई। अरमबाई तेंगगोल संगठन की शुरुआत 2020 में एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में हुई थी, लेकिन जल्द ही यह एक कट्टरपंथी संगठन में बदल गया और यह उन 2 कट्टरपंथी मैतेई संगठनों में से एक है जिन पर मैतेई कुकी झड़पों में शामिल होने का संदेह है। दूसरा संगठन मैतेई लिपुन समूह था। हाल ही में विक्टोरिया झील के जीर्णोद्धार करने के लिए दर-ए-सलाम नाम की बहुराष्ट्रीय हितधारक परामर्श आयोजित किया गया। इसका आयोजन भारत स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE और तंजानिया की राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन परिषद द्वारा किया गया। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसके साथ ही यह विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी है और विषुवत रेखा इस झील से होकर गुजरती है। यह झील तंजानिया, युगांडा और केन्या के साथ सीमा साझा करती है। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।